हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके मिनी मैथ के इस यूट्यूब चैनल पे। राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित आज का अपना टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झील से संबंधित। क्योंकि राजस्थान की झीलें हैं उनको अपने विशेष रूप से दो भागों में बांटा है, एक है खारे पानी की, एक है मीठे पानी की। जिससे संबंधित जो खारे पानी की झीलें हैं जिनमें सांभर, पचपदरा, डीडवाना, इसके साथ साथ कुछ अन्य जो जिले हैं खारे पानी की वो अपने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसे आप राजस्थान ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहां से पूरा कवर कर सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड जो खारे पानी के जिले हैं वो अपने वहां पर पूरे एक साथ कवर कर ली है। आज अपने कवर करेंगे राजस्थान की मीठे पानी की झील के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखें कि अपना जो राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झीलें हैं वो उनको मैप के थ्रू एक बार कवर करते हैं। उसके बाद में अपने वन बाय वन सारी जो झीलें हैं उनसे एग्जाम ओरिएंटेड जो फैक्ट बनते हैं वो एक साथ कवर करेंगे। सबसे पहले देखें जैसे तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील की बात करें तो राजस्थान की सबसे नीचे झील की बात करें तो वो कौन सी है? तलवाड़ा झील। और इसके अलावा सबसे ऊपर पूछ लिया जाए तो वो कौन सी है? नक्की है। इस तरह के जो भी अपने फैक्ट बनते हैं वो सारे अपने वन बाय वन कवर करेंगे। अभी अपना सिर्फ थोड़ा ओवरव्यू देख रहे हैं कि मुख्य रूप से राजस्थान की जो मीठे पानी की झील है कौन सी है। जैसे हनुमानगढ़ पे बात करें तलवाड़ा झील है। इसके अलावा पन्नालाल शाह तालाब जो कि वर्तमान में नीम का थाना जिले के अंतर्गत है। सिलीसेड, अलवर, मोती झील जो भरतपुर में है, नवल सागर उन्दी में, इसके अलावा जयसमंद है, गेब सागर है, और सर्वाधिक अगर मीठे पानी की झील की पूछ किया जाए तो वो कहाँ पर है? अपने उदयपुर में। और इसके अलावा सबसे ऊंची जो झील है अपनी सिरोही में नक्की है। इसके अलावा जैसलमेर में गढ़सीसर है, अमरसर है। उसके अलावा बुड्ढा जोहड़ जो वर्तमान में अनूपगढ़ जिले में है। और कुछ जो अपने बीकानेर की बात करें तो उसमें गजनेर है, कोलैत है। और जो अजमेर में बात करें जिनमें है पुष्कर है, आना सागर है, फाई सागर है। ऐसे मिला के राजस्थान की कुछ प्रमुख जिले हैं जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो अपने एक साथ यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए अपने मीठे पानी की झील से संबंधित जो पहला फैक्ट बनता है कि राजस्थान में मीठे पानी की सर्वाधिक झीलें कौन सी कहाँ पर हैं? उदयपुर में है। अब वहां पर जब अपने खारे पानी की झीलें अब जब कवर की थी तब अपने एक चीज कवर की थी कि सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ है? खारे पानी की झील कहाँ पर है? वर्तमान में डीडवाना, कुचामन जिले। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें तो कहां पर होगी? डीडवाना, कुचामन में। और सर्वाधिक मीठे पानी की जो झील कहां पर देखने को मिलती है? उदयपुर में देखने को मिलती है। इसलिए उदयपुर को क्या बोला जाता है? झीलों की नगरी या फिर लेक सिटी के नाम से अपने उदयपुर को जानते हैं। अब साथ साथ में एक चीज और कवर कर लेते हैं कि भारत की लेक सिटी भारत की लेक सिटी किसे बोला जाता है? श्रीनगर को। श्रीनगर को। और अगर पूछ लिया जाए कि विश्व स्तर पर लेक सिटी किसे बोला जाता है? विश्व स्तर पर विश्व की लेक सिटी ये बोला जाता है फिनलैंड को। फिनलैंड को विश्व स्तर पर लेक सिटी बोला जाता है। तो तीनों फैक्ट ध्यान रखने हैं कि भारत में किसको बोला जाता है? लेक सिटी। और जो विश्व स्तर पर लेक सिटी किसको बोला जाता है? फिनलैंड को। और झीलों की नगरी और राजस्थान में जो झीलों की नगरी है इसको बोला जाता है उदयपुर में बोला जाता है, क्योंकि उदयपुर में सर्वाधिक झीलें हैं और सर्वाधिक मीठे पानी की झील भी कहाँ पर देखने को मिलती है? उदयपुर में देखने को मिलते हैं। जिनमें बात करें पिछोला है, फतेह सागर है, स्वरूप सागर है, उदय सागर है। इसे करके कुछ मुख्य जो अपनी झीलें हैं मीठे पानी की वो उदयपुर में है। इसलिए अपने उदयपुर को क्या बोला जाता है? लेक सिटी ऑफ राजस्थान या फिर झीलों की नगरी। और सर्वाधिक मीठे पानी की उदयपुर, सर्वाधिक खारे पानी कहाँ पर? डीडवाना, कुचामन जिले में देखने को मिलती है। चलिए अब अपने वन बाय कवर करते हैं सारी जो अपने एग्जाम ओरिएंटेड जो मीठे पानी की झीलें हैं राजस्थान की। उनमें सबसे पहले बात करें अपने जयसमंद झील। जयसमंद झील जिसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है और जो वर्तमान में कौन से जिले के अंतर्गत है? सलूमपुर जिले में आती है। पहले अपने कहाँ पढ़ते थे इसको वो आपको बताना है, लेकिन वर्तमान में अपने सलूमपुर में पढ़ते हैं इसको। इसका निर्माण की बात करें तो मेवाड़ के महाराणा जय सिंह, देखिए लगभग जो अपने जिले पड़ेंगे वो जिस भी शासक ने बनाई है उनके नाम से ही लगभग देखने को मिलती है। तो वो अपना जो निर्माण क्रम है उसके हिसाब से अपने पढ़ने में इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अपने देखें कि जयसमंद झील का जो निर्माण है महाराणा जय सिंह जी के द्वारा करवाया गया। गोमती नदी के पानी को रोककर
1685 से 1691 के बीच में इस झील का निर्माण करवाया गया था। एक फैक्ट, सबसे पहला फैक्ट क्या बनता है, इसका निर्माण किसके द्वारा, महाराणा जयसिंह के द्वारा, जैसे इसके नाम से स्पष्ट है। कब बनाया, 1685 से 1691 के बीच में। यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम पानी की झील मीठे पानी की कौन सी बोली जाती है, जयसमंद जो है सलूम्बर जिले में। इसे जलचरों की बस्ती कहा जाता है। इस झील पर 7 छोटे बड़े टापू बने हुए हैं। इस झील पर टोटल जो टापू बने हुए हैं वो तो बने हुए हैं 7, लेकिन अपने एग्जाम ओरिएंटेड 2 टापू ध्यान में रखने हैं कि सबसे बड़ा तो क्या होता है, बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटा उसका क्या नाम है, प्यारी। तो सबसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वो अपने प्यारे होते हैं, तो उसके हिसाब से याद रख लेंगे कि सबसे छोटा वो तो प्यारी, और जो घर में सबसे बड़ा होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, बाबा के नाम से भी बोलते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, बाबा, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, प्यारी। और ये जो टापू बने हुए हैं इस पर जो आदिवासी लोग भी रहते हैं, आदिवासी आदिवासी लोग निवास करते हैं। तो यहाँ पर 7 टापू बने हुए हैं, उस पर आदिवासी लोग निवास करते हैं। सबसे बड़ा कौन सा हो गया, बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटा कौन सा हो गया, प्यारी। झील में एक टापू पर क्या बना हुआ, आइसलैंड रिसोर्ट नामक एक होटल भी बना हुआ है। सिंचाई हेतु यहाँ से श्यामपुरा और भाट है जो 2 नहरें निकाली गई हैं। यहाँ पर 2 नहरें निकाली गई हैं। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इससे कौन सी नहरें निकाली गई हैं। एक है भाट और एक है श्यामपुरा, किसके लिए, सिंचाई के लिए। जैसे यहाँ पर आपने देखे अपने मैप के थ्रू थोड़ा समझे, मान लीजिए ये क्या है, जयसमंद झील है, जिसमें इसको बनाया किसके थ्रू बनाया गया, गोमती नदी है उसके जल को रोककर ये क्या बनाया गया है, जयसमंद झील बनाई गई है। इसके द्वारा बनाई गई, जयसिंह जी के द्वारा बनाई गई है। जिसमें सबसे जो बड़ा जो टापू है वो है बाबा का भांगड़ा, सबसे छोटा है उसको बोला जाता है प्यारे के नाम से। इसके बाद में इसके पूर्व में एक जो पठार बना हुआ है जिसे क्या बोला जाता है, लसाड़िया के पठार के नाम से जाना जाता है। और जैसे यहाँ पर अपने दो नहर देख ली है, एक है श्यामपुरा, एक है भाट, और ये है अपना जयसमंद झील, जैसे अपने यहाँ पर फोटो में थोड़ा देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म आती है एक ओदिया। तो ओदिया होते हैं अवलोकन स्थल, अवलोकन स्तंभ। इस झील के किनारे 6 ओदिया स्थल बने हुए हैं। 6 ओदिया स्थल है जिसको अवलोकन स्तंभ के नाम से अपने जानते हैं। पुराने टाइम में जो भी जंगली जानवर होते थे उनसे रक्षा के लिए, उनकी निगरानी के लिए ओदिया बनाए जाते थे। और यहाँ पर इस जो झील है इसके किनारे 6 ओदिया स्थल बने हुए हैं। लसाड़िया का पठार जो कहाँ पर है, सलूम्बर में है, और अपने ये झील भी कहाँ पर है, सलूम्बर में। तो लसाड़िया का पठार जो वर्तमान में सलूम्बर में है, इस झील के पूर्व में स्थित कटापठा जो पहाड़ है उसको लसाड़िया के पठार के नाम से जाना जाता है, जो सलूम्बर जिले में है। इसके अलावा चित्रित हवा महल और रोटी रानी का महल भी झील के निकट पहाड़ी पर बने हुए हैं। तो जयसमंद से झील सीधे सीधे अपने यहाँ पर इतने बनते हैं जो अपने एग्जाम ओरिएंटेड ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट अपना पिछोला झील, जो कहाँ पर है, उदयपुर में। उदयपुर को क्या बोला जाता है, झीलों की नगरी बोला जाता है, जिसमें अपने उदयपुर की पहली झील पड़ रही है अपने पिछोला झील। इसका निर्माण करवाया था राणा लाखा के शासनकाल में छितर या फिर पीछू नामक एक बंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। राणा लाखा भी अपनी हिस्ट्री का पार्ट है, अपने तब कवर करेंगे। साथ साथ में 1-2 माइंस जो मिली थी, जावर की जो खान जिसको नाम बोलते हैं, वो भी किसके शासन काल में मिली थी, राणा लाखा के काल में मिली थी। तो वो अपनी हिस्ट्री का पार्ट है, वहां पर कवर करेंगे। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि इस झील का जो निर्माण करवाया था पिछू नामक बंजारे के द्वारा करवाया गया था, और उस समय तत्कालीन शासक कौन थे, राणा लाखा। यह उदयपुर की सबसे सुंदर झील है मानी जाती है। इस झील को जलापूर्ति कहाँ से होती है, सीसारमा व बुजड़ा नामक नदियों से होती है। सीसारमा और बुजड़ा नामक जो नदियां हैं वहां से पिछोला झील को जलापूर्ति होती है। और इसका बात करें अगर इस झील के जीर्णोद्वार की, तो सबसे पहले महाराणा सांगा के द्वारा 1525 में इसका जीर्णोद्वार करवाया गया था। उसके बाद में महाराणा उदय सिंह जी ने इसकी पाल को पक्का करवाया था। तो ये इसके जीर्णोद्वार से संबंधित अपने फैक्टर ध्यान में रखने हैं। इस झील के मध्य जग मंदिर और जग निवास दो महल बने हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर अपने पिछोला झील से संबंधित ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर क्या बने हुए हैं, 2 जग मंदिर और जग निवास। यहाँ पर कंफ्यूजन अपने ये क्रिएट होता है कि सबसे पहले ध्यान रखना है कि इनमें निर्माण पहले किसका हुआ है, किसके द्वारा करवाया गया। तो नाम तो अपने निर्माणकर्ता के नाम से ध्यान रखना है। जैसे दोनों में नाम है जग, तो इनका निर्माण तो किसके द्वारा, जगत सिंह के द्वारा करवाया गया। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना है कि जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा कौन सा करवाया गया है और जगत सिंह सेकंड के द्वारा कौन सा करवाया गया। तो दोनों को अपने थोड़ा देखते हैं। जग मंदिर और जग निवास,
अब अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग आपने समझे कि ये होता है मंदिर, ये एन निवास, एम फॉर मंदिर, एन फॉर निवास। तो अल्फाबेटिक अगर अरेंज करें तो भी एम पहले आएगा, एन बाद में आएगा। उसी हिसाब से भी समझ सकते हैं, साथ-साथ में अपने इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब भी कोई अपने घर बनाते हैं, सबसे पहले यही सोचते हैं कि अपने मंदिर कहाँ बनाएँगे, कि मंदिर का स्थान कौन-सा रहेगा। उसके बाद में अपने सबसे पहले मंदिर का अपना डायरेक्शन देखते हैं, उसके बाद में अपने पूरा घर का नक्शा बनाते हैं। तो इस हिसाब से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि सबसे पहले क्या बना, सब इन दोनों में पहले क्या बना था, जब मंदिर बना था। और अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं तो अम पहले आता है, उसके बाद में अन आता है। ठीक है? तो पहले क्या बनेगा, मंदिर, और इसका निर्माण जगत सिंह प्रथम के द्वारा, और इसका जगत सिंह सेकंड के द्वारा। तो दोनों ध्यान रखने हैं, जो पहले क्या बना है, मंदिर बना है, पहले अपने मंदिर बनाते हैं। तो जग मंदिर का जो निर्माण है जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा करवाया गया, और जो जग निवास है उसका निर्माण है जो जगत सिंह जी सेकंड के द्वारा करवाया गया। तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है। इसके अलावा जैसे यहाँ पर मैप के थ्रू यहाँ समझाया गया है कि सीसाराम गुजरा नमक, तो यहाँ से इसको जलापूर्ति होती है। इसके अलावा इसके पास में एक मनसापुर करणी माता का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पे एक रोपवे भी बना हुआ है। इसके अलावा बागौर की हवेली भी इसके पास में है, और नटनी का चबूतरा भी इसके पास में बना हुआ है। अब जग मंदिर की बात करें तो इस महल का जो निर्माण है महाराणा करण सिंह ने 1620 ईस्वी में प्रारंभ करवाया था, लेकिन इसका जो जो निर्माण कार्य है 1651 में जगत सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया। जैसे आपने वहां पर देखा कि इन दोनों में पहला क्या बना है, मंदिर बना है, और इसके द्वारा निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा। और जग निवास है उनका निर्माण जगत सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया। तो दोनों अपने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब अपने सीधा सीधा थोड़ा देख लेते हैं कि जो जग मंदिर है उसका निर्माण तो किसके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था, करण सिंह जी के द्वारा करवाया गया था, लेकिन जो पूर्ण इसका निर्माण करवाया गया था 1651 में जगत सिंह जी फर्स्ट के द्वारा यहाँ पर निर्माण करवाया गया। शहजादा खुर्रम या फिर शाहजहां जब अपने गुजरात अभियान के दौरान था, या फिर अपने पिता जहांगीर से जब विद्रोह के दौरान गुजरात अभियान पे था, तो इसी जग मंदिर, यहाँ पर क्या बना हुआ था, जग मंदिर, तो इसी जग मंदिर में शरण ली थी। माना जाता है कि जब यहाँ पर जो शाहजहां रुका था, उसके बाद में इस जग मंदिर की सुंदरता को देखने की ही पश्चात में जो शाहजहां को आइडिया आया था ताजमहल का। तो ये चीज ध्यान रखनी है। माना जाता है कि जग मंदिर की प्रेरणा से ही शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया, क्योंकि यहाँ पर जो अपना गुजरात अभियान था, या फिर अपने पिताजी से क्या जो विद्रोह के दौरान यहाँ पर कौन रुका था, शाहजहां रुका था। चलिए इसके बाद में बात करें, जब 1857 की क्रांति पढ़ेंगे उस समय में और देखेंगे। यहाँ पर 1857 की क्रांति पर जो अपने छावनी है नीमच छावनी, नीमच छावनी से जो अंग्रेज जो परिवार थे वो भागकर कहाँ गए थे, उदयपुर में। और उदयपुर में कहाँ पर रुके थे, जग मंदिर में ही रुके थे। और उस समय तत्कालीन शासक कौन थे, 1857 की क्रांति के समय स्वरूप सिंह जी। तो 1857 की क्रांति के समय जो नीमच छावनी से भागे हुए अंग्रेज जो परिवार थे, उनको शरण स्वरूप सिंह जी के द्वारा जो जग मंदिर में दी गई थी। अब बात करें जग निवास की। जग मंदिर से संबंधित जो फैक्ट ध्यान रखने हैं, ये जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था 1651 में, और जो शाहजहां भी यहाँ रुका था। उसके अलावा नीमच छावनी से जो भागे हुए जो अंग्रेज थे वो भी यहाँ पर रुके थे। अब सेकंड बात की अपने जग निवास की, तो ये किसके द्वारा निर्माण करवाया, जैसे अपने पहले चर्चा कर ली थी कि जगत सिंह सेकंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। निर्माण करना तो आपको ध्यान में है, इसका निर्माण जगत सिंह जी सेकंड के द्वारा 1746 में पूर्ण करवाया गया। वर्तमान में यहाँ होटल लेक पैलेस या फिर होटल ताज लेक पैलेस चलता है। राजस्थान में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा आधारित जो नौकायन का संचालन है वो भी कहाँ पर किया गया, यहाँ पर किया गया है। और राष्ट्रीय झील संरक्षण में शामिल, अपने पढ़ेंगे लास्ट में अपने एक साथ कवर करेंगे कि राजस्थान की जो 6 जिले हैं उनको राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जिसमें से एक कौन सी अपनी पिछोला, एक है अपनी पिछोला। लास्ट में अपने सारी जो 6 के 6 हैं वो एक साथ कवर कर देंगे, क्योंकि एक साथ अपने याद रख सकते हैं, साथ में आपके नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। क्योंकि काफी बार एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सी ऐसी है जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, वो आपको एक साथ कवर करवा दिया जाएगा। लास्ट में अपने कवर करेंगे, साथ साथ में अलग अलग 1 बाय 1 जो करेंगे अपने 6 उनके साथ साथ भी कवर कर लेंगे। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ही सम्मिलित है। और राजमहल और सिटी पैलेस, और जो उदयपुर के राज परिवार है उनका जो निवास स्थान है वो भी इस झील के किनारे है। उदय सिंह जी के द्वारा जो बनाया गया था, जिसे अपने सिटी पैलेस के नाम से जानते हैं, वो भी इसी झील के किनारे बना हुआ है। और इसी झील के किनारे है नटनी का चबूतरा बना हुआ है, जो राणा लाख के टाइम की एक घटना है। नटनी से संबंधित वो भी, उनसे संबंधित जो चबूतरा बना हुआ है वो भी इसके
किनारे बना हुआ है, जैसे अपने मैप में देखा था। इसके अलावा एक है बागोर की हवेली, जिसका निर्माण अमरचंद जी बड़वा के द्वारा करवाया गया था और यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है वो भी यहीं पर देखने को मिलती है। वर्तमान में इसी को अपने क्या बोलते हैं, बागोर की हवेली के नाम से जानते हैं। और इस झील के किनारे जो बनी हुई है और इसका निर्माण किसके द्वारा, अमरचंद जी बड़वा के द्वारा करवाया गया। तो ये अपने जो पिछोला झील से संबंधित सारी चीजें ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करें अपने फतेह सागर झील की, जो है उदयपुर में। इसे देवली तालाब या फिर कनौट बांध भी कहा जाता है। अभी अपने कवर करेंगे दोनों के बारे में कि इनको ऐसा क्यों भी बोला जाता है। देवली तालाब या फिर इसे कनौट बांध भी बोला जाता है फतेह सागर झील को। इसका निर्माण महाराणा जयसिंह जी के द्वारा दिवाली तालाब के रूप में करवाया गया था। जब इसका निर्माण करवाया गया था फतेह सागर झील का, तब इसके द्वारा जयसिंह जी के द्वारा करवाया गया था। इसे तब क्या बोला जाता था, दिवाली तालाब के नाम से जाना जाता था। अब बात करें अपनी उसके पश्चात जब यहाँ पर शासन संचालित था महाराणा फतेह सिंह जी का, के द्वारा इस दिवाली तालाब का क्या करवाया गया, पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह जी के द्वारा करवाया गया और इसकी जो आधारशिला या फिर इसकी जो नींव रखी थी वो ब्रिटिश राजकुमार ड्यूक ऑफ कनॉट, ब्रिटिश राजकुमार का नाम है ड्यूक ऑफ कनॉट, उनके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कनॉट बांध के नाम से जाना जाता है। और जब इसका शुरुआती निर्माण हुआ था तब किस रूप में हुआ था, दिवाली तालाब के रूप में हुआ था। तो इसकी आधारशिला किसके द्वारा, ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई। और उस समय तत्कालीन शासक कौन थे, फतेह सिंह जी थे। इसलिए इसको अपने फतेह सागर झील के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी तो जो नामक जो उद्यान है फतेह सागर झील के पास में बना हुआ है। और इसका निर्माण है, जो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण कार्य किसके द्वारा, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था। ये क्वेश्चन बनता है अपना कि सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो उनका क्या नाम है, महाराणा संग्राम सिंह जी सेकंड। शौर वेधशाला, फतेह सागर झील के टापू पर देश की जो पहली शौर वेधशाला बनी हुई है, ये क्वेश्चन बन चुका है और ये काफी कंफ्यूज भी करता है आपको। ये क्वेश्चन बना था आरएस प्री का, आरएस प्री 2021 में, आरएस प्री 2021 में पूछा गया था शौर वेधशाला के बारे में। तो उसमें आपको ध्यान रखना है फतेह सागर झील के बारे में। अब इस वेधशाला से संबंधित अपनी चर्चा करें कि इसका जो निर्माण है वो किस आधार पर किया गया है। तो एक बिग बेयर लेक है, बिग बेयर लेक कहां पर है, कैलिफोर्निया में। वहां पर एक शौर वेधशाला बनी हुई है, उसके बेसिस पर यहाँ पर अपने राजस्थान में जो फतेह सागर झील के किनारे एक शौर वेधशाला का निर्माण किया गया है। तो ये क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है अपना, क्योंकि ये कंफ्यूज भी करता है अपने जयपुर से संबंधित। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है शौर वेधशाला कहाँ पर बनी हुई है, फतेह सागर उदयपुर में। चलिए नेहरू आइलैंड या फिर उद्यान है, फतेह सागर के बड़े टापू पर विकसित एक उद्यान बना हुआ है या फिर एक है जो गार्डन बना है, उसको क्या बोला जाता है, आइलैंड, नेहरू आइलैंड या फिर नेहरू उद्यान के नाम से जाना जाता है। इस झील की पाल पर फिश एक्वेरियम, जो रंग बिरंगी जो मछलियां आया रहने के आपका क्या बोला है, फिश एक्वेरियम, तो वो भी काठमांडू आपने फतेह सागर झील के। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो कलरफुल जो अपने मछलियां होती हैं उनको जो एक कलेक्ट करते हैं अपने, तो वो कहाँ पर बना हुआ है, फिश एक्वेरियम में। और इसका जो उद्घाटन है वो भी गुलाब चंद जी कटारिया के द्वारा किया गया था, जो तत्कालीन अपने गृह मंत्री थे, उनके द्वारा इस फिश एक्वेरियम का उद्घाटन किया गया था। और वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए तो वो उनको राज्यपाल बनाया जा चुका है। पहले उनको असम का बनाया गया था, उसके बाद में ट्रांसफर करके वर्तमान में उनको पंजाब का राज्यपाल और चंडीगढ़ का प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए उसके बाद में बात करें अपने नीमच माता का मंदिर, जो उनको क्या बोला जाता है, उदयपुर की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। फतेह सागर झील से लगभग 2 से 4 किलोमीटर के पास में एक पहाड़ी पर माता जी का मंदिर बना हुआ है। कौन से माता जी, नीमच माता का, जो नीमच माता जी मंदिर है, जिन्हें क्या बोला जाता है, उदयपुर की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट अपना राजसमंद झील जो बनी हुई है, राजसमंद में इसका निर्माण किसे, राज सिंह जी के द्वारा। जैसे इसके नाम से स्पष्ट है कि महाराणा राज सिंह जी के द्वारा इस झील का निर्माण कार्य करवाया गया 1662 से 1676 ईस्वी के बीच में। यह राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। तो अभी अपने कवर करके आए हैं राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, वो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। ये राजसमंद की बात करें, राजसमंद झील जो राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है, इसका निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान करवाया गया था। ये दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो जो राजसमंद झील है उसका निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान, साथ साथ में एक अपने आगे कवर करेंगे फाई सागर के बारे में, जो अजमेर में है, उसका निर्माण भी अकाल राहत कार्य के दौरान करवाया गया था। ये क्वेश्चन बन चुका है अपना
कि फाइसागर का निर्माण से संबंधित पूछा गया था कि अकाल राहत कार्य के दौरान किस झील का निर्माण कार्य करवाया गया था, वो अपने आगे पढ़ेंगे फाइसागर के बारे में। तो आपको एक दोनों चीज के बारे में ध्यान रखना है, एक तो राजसमंद की झील के बारे में भी, साथ साथ में फाइसागर झील के भी बारे में। इन दोनों का जो निर्माण है वो अपने अकाल राहत कार्य के दौरान करवाया गया। झील को जो जलापूर्ति होती है गोमती नदी से, इस झील को जलापूर्ति होती है गोमती नदी से, ताल व केलवन आदि नदियों से भी होती है। अब बात करें इसकी नींव की, कि जो राजसमंद झील है इसकी नींव रखी गई थी घेवर माता के द्वारा। तो घेवर माता के संबंधित एक चीज ध्यान रखनी है, एक तो इनका मंदिर भी यहीं बना हुआ है, साथ साथ में कि बिना पति के सती होने वाली एकमात्र महिला, एकमात्र माता जी, उनका क्या नाम है, घेवर माता। घेवर माता जिनके द्वारा राजसमंद झील की पहली नींव रखी गई थी घेवर माता के द्वारा, और इनका मंदिर भी यहीं पर बना हुआ है। झील के उत्तरी किनारे पर नौ चौकी पाल पर काले संगमरमर के 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत शिलालेख, इसे क्या बोला जाता है, राज प्रशस्ति बोला जाता है। इसके प्रशस्तिकार कौन है, रणछोड़ भट्ट तेलंग है, और इस प्रशस्ति में राज सिंह को विजय कटकातु की उपाधि दी गई है। तो ये जो अपने स्टेटमेंट पढ़ा है इसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन एक साथ कवर करने हैं। देखिए सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि झील के किनारे पर एक जो विश्व की सबसे बड़ी संस्कृत शिलालेख, इसको बोला जाता है राज प्रशस्ति। कहां पर है, कौन सी झील के किनारे है, राजसमंद झील के किनारे। राजसमंद झील के ही कहां पर स्थित है, नौ चौकी पाल पर। कितने शिलालेखों पर, 25 शिलालेखों पर। किसके बने हुए हैं, काले संगमरमर के। इसे क्या बोला जाता है, राज प्रशस्ति बोला जाता है। इसके प्रशस्तिकार कौन है, रणछोड़ भट्ट तेलंग है, और इसमें राज सिंह को इस उपाधि के नाम से जाना जाता है, विजय कटकातु की उपाधि के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारी इसमें चीज निकल के आती है, वो अपने एक साथ एक स्टेटमेंट सारी कवर कर ली है, सारी इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, वो सारी एक साथ अपने यहाँ देख ली है। यह राज्य की एकमात्र झील है जिसके नाम पर जिले का नाम पड़ा है राजसमंद। झील के किनारे महाराज राज सिंह द्वारा निर्मित द्वारकाधीश का मंदिर, जिसे जो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, वो भी इस झील के किनारे बना हुआ है। झील के पास महाराणा राज सिंह पैनोरमा भी बना हुआ है। तो पैनोरमा को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, किसी भी व्यक्ति विशेष के आधार पर या भी कोई भी लोक देवी देवता, उनके बारे में पूरा भी इतिहास होता है, उससे संबंधित अपना एक साथ उनको दर्शाया जाता है पैनोरमा में। तो राज सिंह जी का जो पैनोरमा है वो भी कहाँ पर बना हुआ है, राजसमंद झील के किनारे बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करें अपने उदय सागर झील के बारे में। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, निर्माण किसके द्वारा, उदय सिंह जी के द्वारा करवाया गया है। 1559 से 1565 के बीच में इस झील का निर्माण कार्य करवाया गया है। गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने वाली आयड नदी इस झील से निकलने के बाद में क्या हो जाती है, बेड़च नदी हो जाती है। तो नदी के बारे में भी अपने साथ साथ खबर कर लें कि जो उदय सागर है, जहां पर एक नदी आती है, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने के बाद में जो आयड नदी है वो किस नाम से जाना जाती है, उदय सागर से निकलने के बाद उसको बेड़च के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। एक ध्यान रखना है कि इसको निर्माण करे, जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, उदय सागर झील का निर्माण उदय सिंह जी के द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट अपना स्वरूप सागर झील, निर्माण स्वरूप सिंह जी के द्वारा 1857 ईस्वी में करवाया गया। यह झील पिछोला और फतेह सागर झील को जोड़ती है। तो राजस्थान जो उदयपुर की झीलें हैं वो लगभग एक समानांतर एक लाइन में बनी हुई है, जिनमें बात करें अपने स्वरूप सागर है, जो पिछोला और फतेह सागर, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सी झील करती है, स्वरूप सागर झील करती है, जिसका निर्माण भी किसके द्वारा, स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट है अपना पुष्कर झील। पुष्कर झील जो है अजमेर में यह झील ज्वालामुखी या फिर क्रेटर झील का उदाहरण है। जैसे अपने झील का जो पहला पार्ट कवर किया था, उसमें झील के प्रकार के बारे में अपने साथ साथ में भी कवर कर लिया था। तो यह जो झील है, ऐसा माना जाता है कि ये किस प्रकार के हैं, ज्वालामुखी या फिर क्रेटर। जो भी ज्वालामुखी फटने के बाद उस ऊपर का जो मुहाना होता है, उसमें क्या हो जाता है, जल एकत्रित हो जाता है, वो किस प्रकार की झील मानी जाती है, क्रेटर या फिर उसको ज्वालामुखी झील के नाम से अपने जानते हैं। वो अपना फर्स्ट पार्ट है जो खारे पानी की झीलों में, वहां पर अपने पूरा कवर कर लिए। तो वो आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर खारे पानी की झीलों से संबंधित जो टाइटल का वीडियो है वो आप कवर कर सकते हैं। चलिए उसके बाद में बात करें पुष्कर के उपनाम की। पुष्कर झील को और किस किस नाम से जाना जाता है, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, कोंकण तीर्थ, बावन घाट झील, क्योंकि इसमें 52 घाट बने हुए हैं, इसलिए इसको 52 घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर एक टर्म आई है तीर्थों का मामा। तो तीर्थों के मामा, तो यहाँ पे अपने इसको जान लिया पुष्कर के बारे में, लेकिन तीर्थों का नानी और तीर्थों का भांजा, ये दो भी साथ साथ में आपको कमेंट के माध्यम से बताने, क्योंकि ऑलरेडी अपने लास्ट जो पार्ट था उसमें कवर कर लिया था, उसमें आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया था राजस्थान की जो तीर्थों का मामा है उससे संबंधित क्वेश्चन पुटअप किया गया था। अब आपको दोनों चीजें जो लास्ट वीडियो में कवर की थी वो आपको यहाँ पे बताना है कि तीर्थों का भांजा और तीर्थों की नानी किसे बोला जाता है।
चलिए नेक्स्ट अपना यह राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। धार्मिक दृष्टि से राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित झील भी मानी जाती है। सर्वाधिक पवित्र झील भी है और मीठे पानी की है और यह क्या प्रदूषित झील भी मानी जाती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इन घाटों का निर्माण है मंडोर शासक राव परिहार के द्वारा करवाया गया था, लेकिन वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा माना जाता है? मराठों के द्वारा 1809 के आसपास। ये जो वर्तमान स्वरूप अपन देखते हैं घाटों का वो अपने को देखने को मिलता है, क्योंकि जो अपना मुगल मुगल जो थे जिनमें बात करें स्पेशली औरंगजेब की, तो औरंगजेब यहाँ पर है जिसमें हिंदुओं जो मंदिर थे उनको नष्ट करने का कार्य औरंगजेब के द्वारा किया जा रहा था। उसी के दौरान है जो यहाँ पे घाट बने हुए हैं उनको तहस नहस किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा करवा दिया गया था। उसके बाद में मराठों के द्वारा इन घाटों का पुनर्निर्माण करवाया गया या फिर वर्तमान स्वरूप इनको दिया गया था मराठों के द्वारा 1809 ईस्वी में। यहाँ पर कुल कितने घाट बने हुए हैं? 52 घाट बने हुए हैं, इसीलिए इसको 52 घाट झील के नाम से भी जाना जाता है। एक घाट है जिसमें अपने फेमस अपने एग्जाम ओरिएंटेड चीज ध्यान रखनी है कि जनाना घाट या फिर उसे क्वीन मेरी घाट के नाम से जाना जाता है। यह 1911 ईस्वी में ब्रिटिश महारानी मेरी की भारत यात्रा की स्मृति में निर्मित घाट है। यहीं पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी 1948 के आसपास, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है। यह सभी घाटों में सबसे बड़ा घाट बना हुआ है। 52 घाट बना हुआ है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपना कौन सा है? जनाना घाट, क्वीन मेरी घाट या फिर उसे गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1948 के आसपास गांधी जी की जो अस्थियां हैं वो भी यहाँ पर इस घाट में प्रोवाइड की गई थी, इसलिए इसको गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है। और यह सबसे बड़ा घाट भी है। 52 घाट जो बने हुए हैं उसमें सबसे बड़ा घाट भी कौन सा है? गांधी घाट या क्वीन मेरी घाट। पुष्कर मेला। पुष्कर मेला यहाँ पर एक मेला आयोजित होता है कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को काफी मेले आयोजित होते हैं जिसमें से अपने एक है पुष्कर का मेला। यह राज्य का सबसे सुंदर सबसे रंगीन मेला है। यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी आते हैं और इस समय यहाँ पशु मेला भी पड़ता है। सर्वाधिक घोड़ों की बिक्री वाला मेला है। इस मेले के अवसर पर झील में दीपदान करने की परंपरा है। यहाँ पर झील में दीपदान करने की परंपरा है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन बनता है कि चौहान शासक चंदन राज की जो पत्नी है आत्म प्रभा या फिर रुद्राणी को प्रतिदिन 1000 दीपक इस झील में प्रवाहित करते थे। तो दीपदान करने की जो परंपरा है एक तो अपना पढ़ेंगे अपने पुष्कर में, साथ साथ में पढ़ेंगे अपने कोलायत में। दोनों से संबंधित अपना जो पुष्कर है उससे संबंधित ध्यान रखना है कि चौहान शासक है उनका नाम था चंद्रराज, उनकी पत्नी का नाम था आत्मप्रभा या फिर रुद्राणी। वो प्रतिदिन इस झील में 1000 दीपक प्रवाहित करते थे, दीपदान करते थे। झील के किनारे स्थित प्रमुख मंदिर की बात करें, एक था ब्रह्मा जी का मंदिर, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। ब्रह्मा जी का मंदिर एक बात है जो माना जाता है, कौन सा? ब्रह्मा मंदिर जो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जा चुका है। वराह मंदिर जिसका निर्माण अरुणराज के द्वारा करवाया गया था, चौहान शासक। इसके अलावा रंगनाथ जी का मंदिर जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। अगर दक्षिण भारत की जो शैली है उसमें बना हुआ रंगनाथ जी का मंदिर भी कहाँ पर? इस पुष्कर झील के किनारे बना हुआ है। सावित्री माता मंदिर जो झील के दक्षिण में रत्नागिरी पहाड़ी पर बना है, यहीं पर राजस्थान का तीसरा रोपवे भी बना है। तीसरा रोपवे कहाँ पर बना है? सावित्री माता। इसके अलावा रोपवे से संबंधित अपने एक कवर किया था करनी माता, इच्छापूर्ण करनी माता मंदिर उदयपुर, वहां पर भी रोपवे बना हुआ है। और इसके अलावा तीसरा जो अपने रोपवे पड़े हैं वो कहाँ कहाँ पर बना हुआ है? सावित्री माता मंदिर पुष्कर में। नेक्स्ट अपना गायत्री मंदिर, ये भी अपने पुष्कर के किनारे बना हुआ है। जहांगीर के महल भी इसी के इस झील के किनारे बने हुए हैं। इसके अलावा विश्वामित्र ने पुष्कर झील के किनारे तपस्या की थी जिसे मेनका ने भंग की। इस झील के किनारे विश्वामित्र ने तपस्या की थी। यहीं पर भरथरी की गुफा व कण्व ऋषि का आश्रम बना हुआ है। और मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद कौरवों पांडवों का जो मिलन हुआ था वो भी कहाँ हुआ था? पुष्कर झील के किनारे हुआ था। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, तो यहाँ पर अभिज्ञान अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा की गई थी और माना जाता है कि इस झील के किनारे की थी। साथ साथ में वेद व्यास ने महाभारत की रचना भी इस झील के किनारे की थी। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान भी यहीं पर किया था। और 1705 में गुरु गोविंद जी ने झील के किनारे गुरु ग्रंथ साहिब का भी पाठ किया था। इसके अलावा अपने बात करें कि पुष्कर झील की सफाई का कार्य 1997-98 में कनाडा के आर्थिक सहयोग से पुष्कर समन्वित विकास परियोजना के तहत किया गया और इसे राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत भी सम्मिलित किया गया। तो राजस्थान की 6 झीलें हैं जिनमें कौन सी है? पुष्कर झील है जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशनि एकादशी,
जो 4 महीने माना जाता है कि 4 महीने जो भगवान हैं, वो सोते हैं, वो किस तारीख से? जो अपने हिंदू कैलेंडर है उसके हिसाब से देवशयनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को सभी हिंदू देवी-देवता हैं, वो इसी झील के मार्ग से ही कहाँ जाते हैं? पाताल लोक जाते हैं। 4 महीनों के बाद 4 महीने रहते हैं, 4 महीनों के बाद में वापस भी पाताल लोक से अपने यहाँ पर पुष्कर झील के माध्यम से ही आते हैं। तो ये ऐसी पौराणिक मान्यता जुड़ी हुई है पुष्कर झील से संबंधित। चलिए नेक्स्ट अपना आना सागर के बारे में। उदयपुर अजमेर की एक प्रमुख झील अपने पड़ी है पुष्कर, अब पढ़ेंगे अपने आना सागर के बारे में। आना सागर झील जो बनी हुई है अजमेर में, इसका निर्माण है चौहान शासक अरुणराज या फिर आनाजी के द्वारा 1135 एक 1137 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। माना जाता है कि अरुणराज ने तुर्की सेना के संहार के बाद खून से रंगी जो धरती थी उसको साफ करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था। और कौन सी? चंद्रा और बांडी नदी के पानी को रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया था। इनके बीच में तारागढ़ और जो नाग पहाड़ है, उन दोनों के बीच में यहाँ पर इस झील का निर्माण किसके द्वारा? चौहान शासक अरुणराज या फिर आनाजी के द्वारा करवाया गया था। तो ऐसी मान्यता है किसके लिए कि जब तुर्की सेना का संहार किया गया था अरुणराज के द्वारा, उसके बाद में जो धरती अशुद्ध हो गई थी या फिर जो जो खून से सन गई थी उसको साफ करने के लिए यहाँ पर इस झील का निर्माण कार्य करवाया गया था। अब इससे संबंधित क्या फैक्ट ध्यान रखें? दौलत बाग कि इस झील के किनारे मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा निर्मित एक दौलत बाग बना हुआ है, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। दौलत बाग में ही जहांगीर ने सर टॉमस रो जो अंग्रेज राजदूत था, अंग्रेज वार्ता की थी। इसके लिए जब शुरुआत में जब अंग्रेज आए थे तो यहाँ पर व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम जहांगीर से जो सर टॉमस रो था, ये अंग्रेज जो प्रतिनिधि या फिर अंग्रेज जो राजदूत था, वो जहांगीर से इसी यहाँ पर मिला था। और यहीं पर ही नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। चलिए सबसे पहले क्या ध्यान रखना है इससे संबंधित कि दौलत बाग इसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। सर टॉमस रो भी जो जहांगीर से कहाँ मिला था? इसी दौलत बाग में मिला था। और जो इत्र बनाने का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? असमत बेगम के द्वारा किया गया था गुलाब से। आना सागर के किनारे जहांगीर ने एक महल नूरजहां का महल भी बनवाया। शाहजहां ने इसके किनारे बारहदरी, बारहदरी का मतलब है यहाँ पर जो कलात्मक जो छतरियां बनी हुई है इस आना सागर के पास में आप जाएंगे तब देखेंगे संगमरमर की यहाँ पर एक जो छतरियां बनी हुई है, छतरिया टाइप बनी हुई है, तो उनका निर्माण किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। झील के पास अजमेर की शहर की पहाड़ी पर एक बजरंगगढ़ी हनुमान मंदिर भी बना हुआ है। जब आप अजमेर शहर से आना सागर की तरफ जाते हैं तो आपको एक पास में एक हनुमानगढ़ी मंदिर भी बना हुआ है, वो इसके किनारे ही लगभग बना हुआ है। वो चीज भी अपने को ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट अपना फायसागर। फायसागर झील जो कहाँ पर है? अजमेर में। इसका निर्माण 1891 से 91-92 के दौरान अकाल राहत कार्य के दौरान करवाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 1891 1892 के दौरान अकाल राहत कार्य के दौरान कौन सी झील का निर्माण कार्य करवाया गया था? तो वो कौन सी थी? अपनी फायसागर जो बनी हुई है अजमेर में। इसे यह झील इंजीनियर फॉय के निर्देशन में बनी थी, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? फायसागर के नाम से पड़ गया। फायसागर के जो अंग्रेज जो इंजीनियर था उसने इसके निर्देशन में यह झील बनी थी, इसलिए उसके नामकरण के आधार पर इसका नाम क्या पड़ गया? फायसागर अजमेर, जिसे निर्माण करवाया था अकाल राहत कार्य के दौरान। नेक्स्ट अपना बीसल सागर झील। बीसल सर झील जो है अजमेर में, इसका निर्माण चौहान शासक बिसल देव या फिर दिग्रराज चतुर्थ के द्वारा 1152 से 1162 के मध्य करवाया गया था। नक्की झील। नक्की झील जो बनी हुई है माउंट आबू सिरोही में। यह राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। सबसे ऊंचाई पर स्थित तो झील कौन सी है? नक्की झील है। और सबसे नीचे पूछ दिया जाए तो वो है अपनी तलवाड़ा जो है मानगढ़ में। और यहाँ पर है राजस्थान का जो सबसे ऊंचा जो स्थल है वो भी कौन सा है? अपना माउंट आबू। तो सबसे ऊपर ये झील अगर है माउंट आबू है तो अपने वैसे भी समझ सकते हैं कि राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? नक्की झील। यह राजस्थान की सबसे गहरी और सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील है, सबसे गहरी मानी जाती है। और ऐसा भी माना जाता है कि इस झील का जो निर्माण है देवताओं ने अपने जो नाखूनों से किया था, नाखूनों से खोदने के पश्चात इस झील का निर्माण कार्य देवताओं के द्वारा किया गया था। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान की प्रसिद्ध झील है, क्योंकि जैसे अपने देखेंगे राजस्थान में जो पर्यटन है वो अपने उदय जो अपना माउंट आबू है वो काफी देखने को मिलते हैं। स्पेशली जब देखें अपने जो मानसून का टाइम है उस समय जो माउंट आबू में काफी पर्यटक देखने को मिलते हैं। इस झील के किनारे जो कौन से पर्यटक स्थल बने हुए हैं जिनमें है एक नंदी रॉक है, टॉड रॉक है, नन रॉक है, रघुनाथ जी का मंदिर है, हनीमून पॉइंट है, इसके अलावा सनसेट पॉइंट है, राम झरोखा है। ये कुछ यहाँ पर कुछ है जो प्रमुख पर्यटन स्थल बने, जिनमें एक है जिनमें आजकल के जो युगल है, प्रेमी युगल है, काफी जाते हैं कहाँ पर? हनीमून स्थल पे, हनीमून पॉइंट जिसे बोला जाता है।
अपने वेकेशन के लिए जो स्पेशली जो राजस्थान में जो चूज़ किया जाता है, वो इसको माउंट आबू को चूज़ किया जाता है। यहाँ ग्रासीय जनजाति की पवित्र झील है, क्योंकि ग्रासीय जनजाति के जो लोग हैं, वो अपने पूर्वजों की जो अस्थियाँ हैं, वो इसी झील के अंतर्गत प्रवाहित करते हैं। ग्रासीय जनजाति से संबंधित राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम का ये शामिल है। राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत भी इस झील को शामिल किया गया है। तो नक्की झील से संबंधित अपने एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ये सारी जान के रखनी है। नेक्स्ट अपना कोलायत झील। कोलायत झील के बारे में कहाँ पर बनी हुई है? बीकानेर जिले में। कोलायत में बीकानेर जिले के अंतर्गत कोलायत में कोलायत झील बनी हुई है। इस झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान बोला जाता है। यहीं पर सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। इसके अलावा अपने कार्तिक पूर्णिमा मेला से संबंधित जो पुष्कर के बारे में भी चर्चा की थी, वहीं पर भी दीपदान की चर्चा की थी और यहाँ पर भी आपको दीपदान देखने को मिलता है। दीपदान करने की परंपरा प्रचलित है। इस सरोवर में स्नान का महत्व है, गंगा स्नान के समान है। चारण जाति के लोग यहाँ पर नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? कि जो चारण जाति की जो कुलदेवी है करनी माता, तो उन्होंने अपनी बहन का जो पुत्र गोद लिया था, जिसे लाखन या फिर लक्ष्मण के नाम से अपने जानते हैं, वो इस जो सरोवर है यहाँ पर जो बना हुआ है, उसमें डूबकर उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए उसके पश्चात में चारण जाति के जो लोग हैं, वो यहाँ पर स्नान करने के लिए नहीं जाते। ये था अपने कोलायत झील से संबंधित सारे फैक्ट हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है कपिल मुनि, यहाँ पर उनका आश्रम बना हुआ है। यहाँ पर है तो साथ में कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। नेक्स्ट है गजनेर झील, जो है बीकानेर में, जिसका निर्माण है बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा 1920 में गंगा सरोवर के नाम से करवाया गया था। यह झील गजनेर अभ्यारण्य में स्थित है। इस झील को पानी का शुद्ध दर्पण की उपमा दी गई है, क्योंकि ये जो झील बनी हुई है, इसके एक किनारे तो महल बने हुए हैं और 3 किनारे इसके जो एक प्रकार से घने जंगल है या फिर जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इसलिए इसको पानी का शुद्ध दर्पण की उपमा दी गई है। निर्माण महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा करवाया गया है। तो कहाँ पर है? गजनेर अभ्यारण्य में। गजनेर अभ्यारण्य में, जो कहाँ पर है? बीकानेर में। चलिए नेक्स्ट अपना बालसमंद झील जोधपुर। बालसमंद झील जो बनी है जोधपुर में, इसका निर्माण 1159 में प्रतिहार शासक बालक राव के द्वारा करवाया गया था और यहीं पर एक 8 खंबा महल बना हुआ है जो झील के मध्य है। सूर सिंह जी के द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया है। कायलाना झील जो है जोधपुर में, इसका निर्माण 1872 में सर प्रताप के द्वारा बनवाया गया था, इसलिए इसे प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। कायलाना झील जोधपुर, यहाँ पर दोनों की लोकेशन ध्यान रखनी है कि कहाँ पर ये स्थित है। सिलीसेट झील जो है अलवर में, यह झील राजस्थान का नंदनकानन के नाम से भी जानी जाती है। राजस्थान का नंदनकानन कौन सा है? सिलीसेट। और राजस्थान शुष्क मरुस्थल का जो उद्यान बोला जाता है, तो वो भी कौन सा? अपना जो कोलायत वाला है। राजस्थान का नंदनकानन सिलीसेट झील अलवर। इसका निर्माण अलवर महाराजा विनय सिंह जी के द्वारा अपनी पत्नी शीला की याद में करवाया गया था और इसी के किनारे एक होटल बना हुआ है, आरटीडीसी का होटल लेक पैलेस यहाँ पर बना हुआ है। और इसी झील के किनारे नाथपंथियों का तीर्थ भरथरी का मंदिर और गुफा भी बना हुआ है। तो सिलीसेट अलवर से संबंधित क्या ध्यान रखना है? एक तो इसका राजस्थान का नंदनकानन बोला जाता है और इनका निर्माण है जो विजय सिंह जी के द्वारा करवाया गया। यहाँ पर एक होटल लेक पैलेस भी संचालित और नाथपंथियों का जो तीर्थ है भरथरी मंदिर गुफा भी यहाँ पर बनी हुई है। मानसागर झील जो है जल महल जयपुर में, मानसागर झील, इसका निर्माण मानसिंह जी प्रथम के द्वारा गर्भावती नदी पर बांध बनाकर करवाया गया था और एक है यहाँ पर इसी के बीच में बने हुए हैं जल महल। इनके बीच में बना हुआ है जल महल। झील के मध्य बने जल महल का निर्माण सवाई जयसिंह जी के द्वारा करवाया गया था। तो क्योंकि ये जब सवाई जयसिंह जी के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था, तो जो बंगाली जो ब्राह्मण है, जो पुरोहित है, उनको इन्वाइट किया था, उनको ठहरने के लिए यहाँ पर जल महल का निर्माण कार्य करवाया गया था। चलिए एक इसके अलावा नंदपुरी का निर्माण भी जो यहाँ पर हुआ था, जो सवाई जयसिंह जी के द्वारा अश्वमेध यज्ञ के दौरान जो पुरोहित थे, जो यज्ञ करने वाले, उनको ठहरने के लिए बसाया गया। गेव सागर झील, नेक्स्ट अपना गेव सागर झील डूंगरपुर में, निर्माण है इसका महारावल गोपीनाथ जी के द्वारा। गेव सागर के किनारे बने विजय राजेश्वर विश्वविद्यालय का निर्माण महारावल विजय सिंह और उनके पुत्र लक्ष्मण सिंह के द्वारा करवाया गया था और इसी झील के किनारे कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। इसी झील के किनारे कालीबाई का स्मारक बना हुआ है, जिससे अपने रास्तापाल कांड के समय पढ़ते हैं कालीबाई, उनका जो स्मारक बना हुआ है गेव सागर झील डूंगरपुर के किनारे बना हुआ है। चलिए इसके अलावा अपन बात करें जैत सागर बूंदी के बारे में। इस झील के किनारे राजा विष्णु सिंह द्वारा शाही परिवार के लिए बनवाया गया सुख महल और नामक महल स्थित है। प्रसिद्ध लेखक रुडयार्ड किपलिंग अपने बूंदी प्रवास के दौरान सुख महल में ठहरे थे। जैत सागर जो बूंदी है
उसमें अपना रुडयार्ड किपलिंग से संबंधित एक फैक्ट ध्यान रखना है कि जब बूंदी प्रवास के दौरान रुडयार्ड किपलिंग यहाँ आए थे, तो यहाँ पर अपने जो सुख महल बना हुआ है, इस झील के किनारे जो सुख महल बना हुआ है, वहां पर वो अपने बूंदी प्रवास के दौरान रुके थे। नेक्स्ट अपना मोती झील जो बनी हुई है भरतपुर में, निर्माण थे महाराजा सूरजमल के द्वारा। जाटों का अफलातून के नाम से जानते हैं, महाराजा सूरजमल, इनके द्वारा मोती झील जो भरतपुर में निर्माण करवाई गई थी। यह भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है। भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील। रूपारेल नदी का जल रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया था और मोती झील से सुजान गंगा नहर के द्वारा लोहागढ़ दुर्ग की खाई को जलापूर्ति होती है। तो तीनों एक साथ में ध्यान रखने हैं। एक था मोती झील। अब मोती झील में रूपारेल नदी का जल आता है। रूपारेल नदी का जल रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया था और मोती झील के से सुजान गंगा नहर के द्वारा लोहागढ़ है, जिसे अपने जल दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत पड़ते हैं, वहां पर है लोहागढ़ की दुर्ग की जो खाई है वो आपूर्ति होती है सुजान गंगा नहर से। कहां से निकलती है? मोती झील से। और मोती झील का पानी कहां से आता है? रूपारेल नदी से। चलिए ये चीजें अपने रूपारेल नदी से सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अब अपने बात करेंगे यहाँ तक जो अपने एग्जाम ओरिएंटेड सारे जो यहाँ पर है मुख्य जो मीठे पानी की झीलें हैं वो अपने ऑलरेडी कवर कर ली हैं। अब कुछ अन्य झीलें हैं जिनसे संबंधित आपको नाम ध्यान रखना है और साथ में इनका लोकेशन ध्यान रखनी है। सिर्फ एग्जाम में वही आपको पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। जिसमें सबसे पहले बात करें किशोर सागर झील जो है कोटा में, नवल सागर झील बूंदी में, रामगढ़ झील बारा में, मावठा झील जो है आमेर में, उमेद सागर झील जो है जोधपुर में, भुज झील जैसलमेर में, अमर सागर झील है जैसलमेर में, एक है पन्ना लाल शाह तालाब जो है खेतड़ी नीम का थाना में। जब अपनी बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी विवेकानंद अपने खेतड़ी प्रवास के दौरान जो पन्नालाल शाह का तालाब है इसके किनारे एक जो कमरा बना हुआ है या फिर जो भवन बने हुए हैं वहां पर ठहरे थे। ये चीजें ध्यान रखनी है अपने पन्नालाल शाह तालाब से संबंधित। जब आए थे यहाँ पर विवेकानंद जी उस समय इसके किनारे रुके थे। और इसके अलावा बात करें दुबारा झील जो है बूंदी में, फूलसागर झील है बूंदी में, तालाब शाही धौलपुर, गढ़सीसर जैसलमेर, रामदेवरा झील जो है जैसलमेर में। माना जाता है कि रामदेव जी की तरह इसका निर्माण करवाया गया था, रामदेवरा झील। इसके अलावा बुड्ढा जोहड़ झील जो अनूपगढ़ में, वर्तमान में कहां पर है? अनूपगढ़ में बुड्ढा जोहड़ झील है जो रायसीनगर तहसील में है और वर्तमान में कौन सा जिला पड़ता है? अनूपगढ़ तहसील। अनूपगढ़ जिले में बुड्ढा जोहड़ झील स्थित है। उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट है अपनी तलवाड़ा झील जो है हनुमानगढ़ में। यह झील, इस झील को घग्गर नदी से जलापूर्ति होती है। राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी मानी जाती है? घग्गर झील मानी जाती है। सबसे नीची कौन सी है? घग्गर। और सबसे ऊपर कौन सी है? अपनी माउंट आबू वाली नक्की। अब अपने बात करेंगे राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य की जो 6 जिले हैं उनका सिर्फ नाम ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी जिले हैं जिनको इस कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले है अपना पुष्कर झील, इसके अलावा आना सागर और उसके बाद में बात करें पिछोला, फतेह सागर, नक्की और मान सागर। ये सारे 6 हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम ओरिएंटेड काफी बार प्रश्न बन जाता है। कोई भी 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं उनमें से आपको 3 तो इसमें से दे दिए जाते हैं, कोई चौथा अलग दे दिया जाता है और यही पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी झील यहाँ पर शामिल नहीं है, वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना। चलिए ये था अपना राजस्थान की मीठे पानी की झील से संबंधित आज का पूरा टॉपिक। क्योंकि अपने राजस्थान की जो झीलें हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। सब लवणता के आधार पर पहला आपने कवर कर लिया था जो राजस्थान की खारे पानी की झील, और उसका एक सेपरेट वीडियो है जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और यहाँ पर अपने कवर किया राजस्थान की मीठी पानी की झील के बारे में। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसलिए क्लास के से संबंधित आपको सुझाव कमेंट के माध्यम से देने हैं। साथ साथ में अगर जो आपका अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। साथ में क्लास के लिंक को अपने सोशल मीडिया अकाउंट और अपने साथियों के साथ भी शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।